Hello dear students, it's Kiran, your teacher. Today we are going to know about agriculture part 2 geography. Yes, इससे पहले मैंने एग्रीकल्चर चैप्टर का पार्ट 1 दे दिया है, ये है पार्ट 2 और पार्ट 1 में मैंने आपको ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट दोनों हैं और इस वीडियो में ऑलमोस्ट मैं 10 क्वेश्चन देने वाली हूँ और ये भी लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही है। सो आप शुरू करो। इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है उससे में जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं, दैट मीन कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ भी मैं बता दूँ आपका ये पहला क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट या फिर कहूँ कि क्वेश्चन मैंने आपको दिया है खरीफ और रबी फसल के बारे में, तो इनडायरेक्टली ये उन्हीं के बारे में बात करता है, लेकिन जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप फंस जाते हो। सो मैंने इसे यहाँ लिया है। अब ड्राई एंड वेट एग्रीकल्चर के बारे में बता दूं। ड्राई का एग्रीकल्चर का मतलब ये मत समझना कि एकदम एक बूंद भी पानी की ज़रूरत नहीं है। नो, पानी की ज़रूरत है लेकिन कम पानी की ज़रूरत है। दैट मीन वो बहुत ज़्यादा रेन वाटर उन्हें नहीं चाहिए। दैट मीन जहाँ रेनिंग नहीं होती वहाँ भी इरिगेशन की सुविधा से इसे जो है प्रोड्यूस किया जाता है। और वेट एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है कि सालों भर वो पानी में डूबा रहे। वेट एग्रीकल्चर का मतलब दैट मीन जितने दिन की फसल हो, नॉट साल, क्योंकि एक साल तो नहीं लगता फसल को प्रोड्यूस होने में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उसे एक्सेसिव रेन की ज़रूरत होती है, दैट मीन एक्सेसिव वाटर की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर वेट एग्रीकल्चर का सीधा सा मतलब आप निकालना कि ये रेन पे एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी को भी दिखा रहा है। अब देखना शुरू करो, क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ रबी और खरीफ के बारे में कि उसकी कैसे वो वर्क करता है। इनफैक्ट जैद के बारे में भी बात की है। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ड्राई एग्रीकल्चर है क्या। ड्राई फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच मॉइस्चर इज मेंटेन बाय रेजिंग स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉप्स। अब यहाँ पर मैंने रेजिंग वर्ड यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर प्रोड्यूसिंग भी यूज़ कर सकते हो, शोइंग भी यूज़ कर सकते हो कि स्पेशल किस्म के फसल को लगाकर ज़मीन के मॉइस्चर को मेंटेन किया जाता है। कौन कौन सा वो फसल, ग्राम और पीस के बारे में हम बात करें, यानी मटर और चने की बात कर रहे हैं। दैट मीन इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। देर इज़ वास्ट डिपेंडेंसी ऑन इरीगेशन, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इरीगेशन पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ बोला कि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तभी तो ये ड्राई एग्रीकल्चर है। और यहाँ पर आप बता रहे हो कि देर इज़ वास्ट डिपेंडेंस ऑन इरीगेशन। इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि या जहाँ पर रेनिंग नहीं होती या फिर कम होती है या नाम मात्र होती है, वहाँ भी इस फसल को इरीगेशन की मदद से प्रोड्यूस किया जाता है। एक्सेसिव इरीगेशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, नॉर्मल जो है इरिगेशन की मदद से इस फसल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज प्रैक्टिसाइज इन ड्राई एरिया ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली उस एरिया में प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पर रेनिंग नहीं होती। ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री का मतलब यही है। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, वेट एग्रीकल्चर। वेट एग्रीकल्चर का मतलब ही ये है कि जो रेन पे डिपेंडेंसी हो, दैट मीन इस फसल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अब देखो, वेट फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग विच डिपेंड्स मेनली अपॉन रेन्स। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग राइस एंड मेज आर ग्रोन। तो ये जो है मेनली ये रेन पे डिपेंड करता है। का मतलब ये है कि अच्छी खासी रेन चाहिए इन फसल को। और वो कौन सी फसल है? तो राइस एंड मेज है, जिसको कि प्रोड्यूस किया जाता है इस सीज़न में। एंड देयर इज़ नो इरीगेशन रिक्वायर्ड। अब यही चीज़, जैसे मैंने यहाँ आपको बोला वास्ट इरीगेशन पे डिपेंडेंसी, और यहाँ पर नो इरीगेशन रिक्वायर्ड का मतलब ये नहीं है कि इसे पानी की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि एक्सेसिव रेन वाले एरिया में ही इसे प्रोड्यूस किया जाता है और इसे वहाँ पर इतनी ज़्यादा रेनिंग हो जाती है कि इसकी जो इरिगेशन की ज़रूरत पूरी हो जाती है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया या फिर अभी फिर बता दूं कि जैसे पंजाब और हरियाणा ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आज भी राइस की कल्टीवेशन किए जा रहे हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास रेन की अवेलेबिलिटी उस तादाद में नहीं है। दैट मीन वहाँ उतनी ज़्यादा रेनिंग नहीं होती। तो वो कैसे कर रहे हैं? तो वो जो है एक्सेसिव इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लें, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दैट मीन ये जो वेट एग्रीकल्चर है या वेट फार्मिंग है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होती है। सीधा सा मतलब है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अच्छी रेनिंग होती है, दैट्स वाई होती है। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 13. Describe the various technological and institutional reforms which led to green and white revolution in India. अब इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो और में दिया है। ये क्वेश्चन भी उतना ही ज़रूरी है जितना मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताया। इनफैक्ट मैं पहले ही बता दूं कि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत ज़रूरी हैं।
जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि वही वही होता है, लेकिन हाँ जितने साल में आए हुए हैं मैंने उसको लिया है। और ये बताना ज़रूरी है कि हाँ फिर से कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कुछ भी गारंटेड नहीं होता, ठीक है। दैट मीन आप बहुत अच्छा होगा कि एक बार बुक ज़रूर रीड करो। हालांकि मैंने अपनी भरसक कोशिश की है कि मैं उन सारे क्वेश्चन को डाल दूँ। अब यहाँ पर आप देखो कि डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर। दोनों के आंसर एक होंगे। एक में सिर्फ मैंने ऐड किया है ग्रीन एंड वाइट रेवोल्यूशन, और सेकंड में मैंने ऐड किया है कि वो कौन से प्रयास किए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ताकि इंडियन फार्मर्स की स्थिति को ऊपर उठाया जा सके। अब दोनों तो ठीक ही है, एक ही क्वेश्चन के तौर पे जाना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रीन एंड वाइट रेवोल्यूशन को जो मैंने ऐड किया है उसका ये मतलब है कि वो सारे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है उसकी वजह से हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया और साथ में वाइट रिवॉल्यूशन भी आया। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति एंड वाइट रिवॉल्यूशन दैट मीन जो है यहाँ पर मैं फ्लड कंट्रोल बता रही हूँ। यस, आपने साइंस में पढ़ा है वाइट रिवॉल्यूशन मीन्स मिल्क के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये ज्योग्राफी है और यहाँ आप पढ़ोगे फ्लड कंट्रोल। यस, एक्सेसिव फ्लड की वजह से इंडिया में बहुत तबाही आती थी, जो 1960 का वक्त रहा, जिस दौरान आर्टिफिशियली वाटर को प्रिजर्व करके रिजर्वियर्स में डाला गया और फिर उस एरिया तक पहुंचाया गया जहां पानी की किल्लत थी, स्कैरसिटी थी। ओके, तो अब देखना शुरू करो कि कौन कौन से रिफॉर्म्स दिए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जिससे हरित क्रांति और वाइट रेवोल्यूशन आया, या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन आया, या फिर इंडियन फार्मर्स की कंडीशन को सुधारने का प्रयास किया गया। दिस रिफॉर्म्स आर डन बाय द इंडियन गवर्नमेंट्स। अब इसके साथ आप ऐड करोगे या तो ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन के लिए या फिर इंडियन फार्मर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला काम किया गया कि क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड, फायर एक्सेट्रा। आप ये जान लो कि फसल का भी इंश्योरेंस, बीमा कराने का प्रावधान शुरू किया गया, जिससे कि अगर सूखा पड़ जाए, सॉरी डियर, अगर सूखा पड़ जाए, फ्लड आ जाए या फिर किसी तरह की अनहोनी हो जाए तो फिर तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, फार्मर को जो है नुकसान होगा। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट मैं दे रही हूँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। ये आपने पढ़ा है, एमएसपी के नाम से पढ़ा है ना, इकोनॉमिक्स में स्टैंडर्ड 9th में ही आपने पढ़ा है। सो एमएसपी जो था वो भी उन्होंने घोषित किया। अब मैं इसे बहुत एक्सप्लेन तो नहीं कर रही हूँ, इस उम्मीद पे कि आपने 9th में से अच्छे से पढ़ा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि फसल को लगाने से पहले ही अनाउंस कर दिया जाता था। और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि एमएसपी की वजह से हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में तो वीट ही पर ही सिर्फ दिया गया था, बाद में राइस भी शामिल किया गया, तो देश में सिर्फ वीट एंड राइस को ही प्रोड्यूस किया जाता था और बाकी चीज़ को छोड़ दिया गया था, जिससे काफ़ी इम्बैलेंस जो है डेवलप हो गया था। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट, सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट एंड रिसोर्सेज सच एज पावर एंड फर्टिलाइजर्स। अब सब्सिडी भी प्रदान की गई एग्रीकल्चरल इनपुट पर, दैट मीन कि फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी मिलने लगा, सीड्स पे सब्सिडी मिलने लगा, या फिर पावर और फर्टिलाइज़र जितना भी, दैट मीन इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिलने लगा। अब सब्सिडी क्या है तो बताया है और फिर एक बार बता देती हूँ। सब्सिडी का मतलब होता है कि कम रेट पर मिलना, दैट मीन गवर्नमेंट को वो ज़्यादा महंगा पड़ रहा है लेकिन आपके पास वो कम रेट में पहुंच रहा है। जैसे अगर आपको मैं बताऊं, अगर बहुत अच्छे से आपको समझ में आए कि जो आप घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हो वो सब्सिडाइज रेट पे आपको मिलती है। हाँ, आप पैसे तो पूरा पे करते हो लेकिन आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं। दैट मीन वो पैसा कौन पे करता है, गवर्नमेंट पे करती है। सो सब्सिडी का मतलब होता है जो उस चीज़ की रियल कीमत है उससे कम दाम पे आपको गवर्नमेंट देती है, ताकि ये सब्सिडी से फार्मर की कंडीशन को इम्प्रूव करने का प्रयास था। योर नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड ग्रामीण बैंक फॉर द लोन एक्टिविटीज़। साथ साथ बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई, ग्रामीण बैंक की शुरुआत की गई ताकि फार्मर्स को लोन दिया जा सके उनकी अपनी जो है एक्टिविटी के लिए, कल्टीवेशन की एक्टिविटी या फिर अदर किसी फैसिलिटी के लिए वो इजी लोन ले सकें। क्योंकि आपने पढ़ा है ना
कि नॉर्मल बैंक में अगर आप लोन लेने जाते हो तो बहुत से कोलेटरल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है ये। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसे कोऑपरेटिव एंड ग्रामीण बैंक बनाकर जो है फार्मर की कंडीशन को इम्प्रूव करने का प्रयास किया। अब देखो कि ये सारे जो प्रयास किए गए, इससे फार्मर्स को क्या फ़ायदा हुआ। तो जैसे मैंने बताया कि मैं आपको पार्ट में दे रही हूँ क्वेश्चन, तो इतना कौन से प्रयास किए गए उसके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अब इन प्रयासों के द्वारा क्या फ़ायदा हुआ, जो उनकी कोशिश थी वो उससे क्या फ़ायदा हमारे फार्मर्स को हुआ। तो आप देखो यहाँ से एवब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, दैट मीन ये सारे जो रिफॉर्म्स किए गए विल इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर्स इन दीज वेज। दैट मीन ये सारे जो रिफॉर्म्स किए गए इनकी मदद से हमारे फार्मर्स की कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकेगा इस तरीके से। फर्स्ट पॉइंट है, इट इंश्योर फार्मर्स टू नॉट सफ़र आफ्टर फ्लड और ड्राउट। दैट मीन कि ये इंश्योर करता है हमारे फार्मर्स को कि किसी भी तरह के फ्लड एंड किसी भी तरह के सूखे की कंडीशन में उसे नुकसान ना हो, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस कराया गया। नेक्स्ट है बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, जैसे आपने डैम बनाया, रिजर्वियर्स बनाया, फ्लड को कंट्रोल किया, तो इरिगेशन की सुविधा आपने प्रदान की आर्टिफिशियली अपने फार्मर्स को। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड फार्मिंग टेक्निक्स टू इंश्योर बेटर क्रॉप्स, और साथ साथ सीड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया। इम्प्रूव्ड सीड्स का मतलब है यहाँ पर HYV सीड से, और फर्टिलाइज़र्स को इम्प्रूव किया। बहुत सी फार्मिंग टेक्निक्स आपने बताए जिससे कि फसल अच्छी हो और फार्मर की स्थिति सुधर जाए। नेक्स्ट है फ्लडिंग ऑफ fields with water is now being replaced by drip irrigations and the use of sprinklers। यानी पहले एक टाइम पे जो फ्लड आ जाता था वो उसको कंट्रोल किया गया और उसे ही कहा गया वाइट रिवॉल्यूशन, और उसे कंट्रोल करके जो है उसे रिप्लेस किया गया ड्रिप इरिगेशन से और साथ साथ स्प्रिंकलर से। दैट मीन एक जगह फ्लड आने की वजह से उस जगह को जो स्पॉइल होना होता था, दैट मीन बर्बाद हो जाता था वो प्लेस, तो उसकी जगह उसके पानी को स्टोर करके आप ऐसी जगह पहुंचाकर वहाँ पर स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की मदद से जो है आप इरिगेशन की सुविधा दे रहे हैं, जिससे भी फार्मर की कंडीशंस इम्प्रूव हुई। अब ये जो लास्ट है ये सिर्फ मैं ये समझाने के लिए दे रही हूँ, आप ध्यान से देखना। मोस्ट ऑफ दीज टेक्नोलॉजी इनपुट गेव बर्थ टू ग्रीन रेवोल्यूशन, और जितने सारे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे इसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया जो कि 1960 में हुआ, एंड वाइट रेवोल्यूशन फॉलोड द ग्रीन रेवोल्यूशन। और ऑब्वियसली ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया कैसे, क्योंकि वाइट रेवोल्यूशन आ चुका था, क्योंकि फ्लड के वाटर को ही तो कंट्रोल किया था, जिसकी वजह से आर्टिफिशियली आपने पानी को वाटर स्कैरसिटी वाले एरिया में पहुंचाया और वहाँ पर भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलूँ। क्वेश्चन नंबर 14, ये जो क्वेश्चन है कि क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया। सो डियर, मैं बता दूं आपकी बुक में अलग से इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं किया गया है, लेकिन ये टॉपिक और क्वेश्चन ज़रूरी है, एक लाइन में केवल ये बताया गया है। सो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को जनरेट कर दिया है। आप देखो कि क्या महत्व है इंडिया में एनिमल हस्बेंड्री का, यानी जो एनिमल्स हमारे यहाँ रखे जाते हैं उनका क्या महत्व है। तो देखना शुरू करूँ कि ये इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, फार्म एनिमल्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम इन एन एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया। यानी फार्म एनिमल्स जो है, एनिमल हस्बेंड्री है, जानवरों के जो समूह हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडिया के इकोसिस्टम में। और यहाँ पर ये क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। नेक्स्ट पॉइंट, फार्म एनिमल्स आर द पार्टनर्स ऑफ द फार्मर्स। ये जो फार्म एनिमल्स हैं ये एक्चुअली फार्मर्स के क्या हैं, तो पार्टनर्स हैं, मददगार हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्स, ही बफेलो। अब ही बफेलो का मतलब जो मेल बफेलो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ही बफेलो, और फीमेल जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं शी बफेलो। तो यहाँ पर आप देखो मैं कुछ वैसे एनिमल के नाम ले रही हूँ। ऑक्स, ही बफेलो एंड कैमल आर यूज्ड एज ड्राउट एनिमल in the performing activities like plugging, showing, threshing and transporting farm products। तो ये सारे वो एनिमल्स हैं जो कि पार्टनर के तौर पे वर्क करते हैं, और ये जो है ड्राउट एनिमल के नाम से भी जानते हैं, 1 मार्क्स के लिए याद रखना। और ये कई सारे वर्क करते हैं जो कि फार्मर की मदद होती है, जिससे कौन कौन से काम करते हैं, तो प्लगिंग, शोइंग, थ्रेशिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग फार्म प्रोडक्ट्स। तो ये सारे काम में इनकी मदद ली जाती है। योर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज
काउ एंड शी बफेलो प्रोवाइड द मिल्क। जो काउ है एंड शी बफेलो दैट मीन जो फीमेल बफेलो होती हैं वो मिल्क प्रोवाइड करती हैं, जिससे भी फार्मर को बहुत फ़ायदा होता है। तो मान कर चलें कि एनिमल हस्बेंड्री जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। योर नेक्स्ट पॉइंट इज़, अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 पर ज़रूरी है, देखते चलो आप। हाउ इज़ इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेन लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। कैसे ये पॉसिबल है जहाँ की बारिश कम होती है, क्योंकि हमने पढ़ा ना वेट एग्रीकल्चर में होने वाली चीज़ जहाँ पर पानी कम होती है वहाँ पर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे पॉसिबल है। तो आंसर देखो, डेवलपमेंट ऑफ कैनल इरीगेशंस and tube well, canal irrigation and tube wells have made possible to grow rice in Punjab, Haryana and Rajasthan. That mean canal irrigation की सुविधा और ट्यूबवेल की सुविधा की मदद से ऐसे एरिया में भी आज राइस प्रोड्यूस किया जाता है जहाँ की पानी की किल्लत रही है। तो कैसे, तो यही जो आपने आर्टिफिशियली पानी को स्टोर किया ना, तो कैनल के थ्रू वैसे एरिया तक आपने पहुँचाया या हमारे देश में पहुँचाने की कोशिश की गई जहाँ की वाटर की स्कैरसिटी थी। और बाकी ट्यूबवेल दैट मीन अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया आपने। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। वो सारे इंडस्ट्रीज़ का नाम बताइए, ये आपने इंडस्ट्री चैप्टर में भी आपको देखना है। उन रॉ मटेरियल का नाम बताइए जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट मीन तो वो सारे कौन कौन से हैं। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट इंडस्ट्री है वो है टी इंडस्ट्री, कॉफ़ी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्रीज़। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, what is the PDS programs of the government of India? सो डियर, मैंने आपको स्टैंडर्ड 9th में ही बताया था कि ये वो क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा। अगर आप चैप्टर में देखते हो तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी जाती है, क्योंकि माना यह जाता है कि आपने इसे स्टैंडर्ड 9th में अच्छे से पढ़ा है, 9th के इकोनॉमिक्स में, ठीक है। स्पेशली ये जो चैप्टर आता है 9th के फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में आता है। जिन्हें ज़्यादा डिटेलिंग देखनी हो एक बार आप ज़रूर चेक कर लो ताकि आप रिफ़्रेश हो जाओगे। और याद है तो अच्छी बात है, फिर तो इतने से काम चल जाना है। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ एट सब्सिडाइज्ड रेट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। ये जो है पीडीएस सिस्टम जो है ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जो फूड ग्रेन देता है और कुछ ज़रूरत के सामान देता है, पर किस रेट पे, बहुत सब्सिडाइज रेट पे। आपको बता दूं रिमाइंड करने के लिए, आपने सुना होगा ना कि जो है 2 रुपीज़ kg जो है वीट है एंड 3 रुपीज़ kg जो है वो राइस है। तो ये क्या है, ये सब्सिडाइज रेट है। यस, पीडीएस सिस्टम जब पढ़ोगे तो वहाँ आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि कार्ड सिस्टम शुरू किया गया, जैसे रेड, ग्रीन एंड येलो, जिसमें कि सिंपली जो है पुअर लोगों के लिए अलग था और ग्रीन जो था वो जनरल के लिए था। तो जनरल को इस तरह की सब्सिडी नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि मैं बताऊं कि इतना ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर ज़्यादा पढ़ना चाहो तो आप डेफिनेटली 9 के इकोनॉमिक्स के जो है फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में एक बार ज़रूर पढ़ लो, सो रिफ्रेश हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलो। मेंशन 1 रीजंस फॉर बिग जमींदार्स टू ऑफर भूदान एंड ग्रामदान। वो रीज़न बताइए, वो कारण बताइए कि इंडिया के जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उन्होंने अचानक से भूदान और ग्रामदान में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। दैट मीन ज़मीन का दान देना शुरू कर दिया। भाई क्यों, इतनी दया दृष्टि क्यों? तो आंसर है मेनी ऑफर ड्यू टू फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। यानी उस दौरान लैंड सीलिंग एक्ट शुरू किया गया था। दैट मीन एक्सेसिव ज़मीन जिनके पास है उनकी ज़मीन को लेकर दूसरे को दे दिए जाने का जो है नियम बनाया गया था, जिसे लैंड सीलिंग एक्ट कहते हैं। इस वजह से ही जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उन्होंने भूदान एंड ग्रामदान में ज़मीन को देना शुरू किया था। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। नेम द मूवमेंट स्टार्टेड बाय विनोबा भावे नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। तो ये मूवमेंट जो था वही था भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट, जो कि विनोबा भावे ने शुरू किया था। ब्लडलेस रेवोल्यूशन इसलिए इसे कहा गया कि खून रहित क्रांति, क्योंकि इतनी बड़ी बात बड़ी आसानी से हो गई, जिससे कि जो कि उम्मीद ही नहीं की गई थी कि लोगों ने खुद से दान देना शुरू किया था। हालांकि उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि उन्हें डर था लैंड सीलिंग एक्ट के तहत उनकी ज़मीन का बड़ा हिस्सा चला ही जाने वाला है, तो उन्होंने इसे दान देना शुरू कर दिया था।
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे ले चलूँ आपको। व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट ब्रेवरेज क्रॉप्स इन इंडिया? तो इंडिया का जो ब्रेवरेज क्रॉप है, दो इम्पॉर्टेंट है, वो कॉफ़ी एंड टी कंसीडर हम करते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द स्टेट्स इन इंडिया विच आर फेमस फॉर कमर्शियल फार्मिंग? कौन से वो इंडिया के वो स्टेट हैं जो कमर्शियल फार्मिंग, बिजनेस पर्पज से जो खेती की जाती है? तो सबसे ज़्यादा पंजाब एंड हरियाणा फेमस है, जबकि हम लोग बात कर चुके हैं कि वहाँ पर रेन नहीं होती, लेकिन हाँ वहाँ कैनल्स और एक्सेसिव जो है ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करके वो एक्सेसिव जो है फसल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक है, कई बार बता चुकी हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर 22 जो बहुत ज़रूरी है, यस ये मैं आपको बता रही हूँ, थर्ड क्वेश्चन है जो इस वीडियो का बहुत ज़रूरी है, जान के रखो। अब ये तो नहीं कह रही कि तीनों के तीनों क्वेश्चन आने वाले, बहुत ज़रूरी बताने का हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है कि ये ज़रूरी क्वेश्चन है, किसी न किसी फॉर्मेट में देखे जाते हैं। सो आप ये जानना शुरू करो कि पॉइंट आउट द 5 यूजेस ऑफ जूट, वाई इज़ इट लूजिंग मार्केट? इसे कई तरीके से दिया जा सकता है क्वेश्चन, मैं समझा देती हूँ कि वो 5 यूज़ बताओ जिसके में जूट का इस्तेमाल है, या फिर क्यों आज के डेट में जो है जूट अपना मार्केट नहीं पकड़ रहा है, या फिर क्यों जूट ने अपना मार्केट लूज़ कर दिया, दैट मीन उसकी जगह किसी और ने ऑक्यूपाई कर ली, क्या वजह है? सो आप देखें कि कौन कौन से यूज़ हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स। गनी बैग्स जो यूज़ करते हैं हम, जो है फीमेल्स या फिर मेल भी कुछ यूज़ करते हैं, बहुत ही सुंदर बैग्स होते हैं, बट बहुत कीमती होते हैं और टिकाऊ भी कम होते हैं। अब नेक्स्ट है मैट बनाने में इस्तेमाल होता है, यहाँ एक कॉमा लगा लेना। मैट, रोप्स वगैरह बनते हैं जूट के, जो कि बहुत यूज़फुल होते हैं। यान बनते हैं, पर जो भी चीज़ बनते हैं ना वो कीमती होते हैं, महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। नेक्स्ट है कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। अदर आर्टिफैक्ट्स डालने का मतलब बहुत सी सजावट की चीज़ें भी बनती हैं। तो कारपेट तो जूट के जो होते हैं वो सचमुच बहुत कॉस्टली होते हैं। आर्टिफिशियल जो होते हैं ना वो बहुत सस्ते होते हैं, उसके क्वार्टर जो है कॉस्ट में मिल जाएंगे, जबकि जूट के जो कारपेट होते हैं, कालीन जो आप बोलते हो, वो महंगे होते हैं। वैसे आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि वो सस्ता भी होता है, उसमें शाइनिंग भी अलग होती है, टिकाऊ भी होता है। अब जूट लूजिंग इट्स मार्केट ड्यू टू दीज रीजंस। जूट जो इतनी सारी तारीफ आपने कर ली कि बहुत अच्छा होता है, वो मार्केट क्यों लूज़ कर रहा है? तो आप देखो, सबसे पहली वजह तो है इट इज़ कॉस्टली। सेकेंड वजह है इट इज़ लेस ड्यूरेबल, ये कम टिकाऊ है, ये उतना टिकाऊ नहीं होता है जितना कि आर्टिफिशियल फाइबर यूज़फुल होता है या टिकाऊ होता है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ हाई ग्रेड प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर इज़ मोर ड्यूरेबल। एक्चुअली दूसरी एक वजह ये है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है हाई ग्रेड प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, मोर ड्यूरेबल दैन दैट ऑफ जूट। इस वजह से भी ये है। और यहाँ पर एक्चुअली मैंने ये ब्रैकेट में डाला है इसी के लिए। और ये जो सिंथेटिक फाइबर्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्लास्टिक, ये काफ़ी लाइट वेट होता है, यहाँ ऐसे आप ब्रैकेट में ही डालना, ठीक है। ये लाइट वेट होता है और बहुत चीपर होता है नॉर्मल जूट से, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और टिकाऊ भी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द जूट प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन सीजनल कल्टिवेशन, सो द ह्यूज मार्केट डिमांड विल जो है नॉट, ये नॉट है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे कट कर रही हूँ, विल नॉट फुलफिल्ड बाय द जूट इंडस्ट्रीज। जो बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे देश में जूट का, क्योंकि बड़ा मार्केट है हमारा, तो उतनी ज़्यादा तो हम जूट प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, तो उतनी डिमांड कैसे पूरी होगी? और इसके बाद जो है नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो है इस क्वेश्चन का, दैट इज़ नाउ आर्टिफिशियल मटेरियल्स आर यूज फॉर पैकिंग। जो है पर्टिकुलरली जो है नायलॉन का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, इसे ब्रैकेट में डाल सकते हो कि आर्टिफिशियल मटेरियल्स में स्पेशली जो पैकेजिंग में यूज़ होता है वो नायलॉन का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने बोला कि टिकाऊ होता है, सस्ता भी होता है, तो इसलिए ड्यूरेबल होता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम वेयर आर वेर दीज आर ऑब्टेन्ड? तो ये जो है कहाँ से हासिल किया जाता है, कौन कौन से वो फाइबर क्रॉप्स हैं? तो आंसर आप देखो कि द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। ये वो इंडिया में के मेजर जो है क्रॉप्स हैं, फाइबर हैं,
जो कि इंडिया से प्राप्त किए जाते हैं। अब कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, तो कॉटन, जूट एंड हेम्प आर डिराइव्ड फ्रॉम क्रॉप्स ग्रोन इन सॉइल। तो ये जो कॉटन, जूट और हेम्प जो है, ये हेम्प भी इसी की वैरायटी है, जूट की वैरायटी है। तो ये जो है इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, जबकि नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म के जो कीड़े होते हैं उनसे ये हासिल किया जाता है, फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी सिल्क। And this is your next question and last question of this video is question number 24. Variety of Indian coffee of great demands in the world, and from where was it is initially brought, and where was its cultivation initially। तो ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन मैंने इसमें पुट कर दिया है, आप देख लेना। ये 1 2 3 के तौर पे मैंने डाला है। तो इंडियन कॉफ़ी की वो कौन सी वैरायटी है जो बहुत डिमांड में है, दैट इज़ द अरेबिक वैरायटी ऑफ इंडियन कॉफ़ी इज़ इन ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड। तो ये अरेबिक वैरायटी की जो कॉफ़ी है इंडिया की, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। यस, ये ध्यान रखना 1 मार्क्स के लिए, अरेबिक वैरायटी ऑफ इंडियन कॉफ़ी जो है, इससे आप ये मत समझना कि किसी और की वैरायटी है, ये हमारे देश की वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ये जो शुरू में कहाँ शुरू किया गया था, इसका नाम अरेबिक वैरायटी है क्योंकि ये उसी एरिया से आया था। इनिशियली इट इज़ ब्रॉट फ्रॉम यमन एंड नाउ प्रोड्यूस इन द कंट्री। ये आया चूँकि यमन से था, इसीलिए इसे अरेबिक वैरायटी हम कहते हैं क्योंकि वहाँ अरब की वैरायटी है ये। और नेक्स्ट है कि ये अभी शुरुआती दौर में, यानी इनिशियली यानी शुरुआती दौर में इसका कल्टीवेशन कहाँ किया गया, तो इंडिया में इसे बाबा भूदान हिल या फिर भूदान हिल में इसकी शुरुआत की गई, जहाँ पर जो है कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम। सो डियर, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। इसके बाद वाले वीडियो में, दैट मीन जो एग्रीकल्चर का है नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं मैप वर्क दे दूँगी क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, और साथ में कुछ वो क्वेश्चंस कोशिश करूँगी डाल दूँ जो मेरे हिसाब से डालना है। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चन मैं डालूँगी कि कॉफ़ी के लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड है या चाय के लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो बस इतना काफ़ी होगा इसके लिए। और कुछ और 1-2 मेरे ज़हन में है जो मुझे लगता है कि मुझे आपको दे देना चाहिए, क्योंकि बता चुकी हूँ, रिस्क नहीं लेना चाहती। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे डियर।